जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और सुपर 30 मैथ का अगला धमाका लेकर आया हूं। इसके पहले 16 महत्वपूर्ण सेट मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूं, ये 17वां है। और पीडीएफ आपको रेगुलर टेलीग्राम ग्रुप आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे मिल रहा है। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या आप लिखे टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, नीचे में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, टच करिए, ज्वाइन करिए। फाइल में सारा पीडीएफ दिया हुआ और आगे जो भी पीडीएफ होगा उसी पर उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल इजी पे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज फिर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का धुआं करते हैं। कैलकुलेशन और एडवांस ज्यादा डालने का प्रयास किए हैं, बाकी आप अपना सुझाव दीजिए, लेवल को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाऊंगा। आज ये 17वां सेट है। मैं पहले ही वादा कर चुका हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद बोलिएगा, और बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मैथ थर थर कांपेगा। ये 17वां सेट है, बिल्कुल हॉट ट्रिक और कॉन्सेप्चुअल मैं बताते चलूंगा। बाकी स्पीड के लेके या कैसा दिखता है इसके लेके भी आप अपना सुझाव कमेंट कर सकते हैं। आज के सुपर मोटिवेशन के साथ आज का सुपर क्लास की शुरुआत करते हैं। कहता है हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बुरी विफलता है, सबसे बुरी मूर्खता है। सबसे बड़ी मूर्खता है कोशिश ना करना। यदि आप चाहते हैं कि किसी चीज को हासिल करना है, सिलेक्शन प्राप्त करना है, तो कोशिश करते रहिए, लगातार करते रहिए। आपको निश्चित है एक दिन ऐसा आएगा जब मंजिल आपके सामने घुटने टेक रहा होगा और माता पिता के सपनों को हम पूरा कर पाएंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान दे पाएंगे जो अनमोल होगा। इसी कोशिश में मैं लगातार लगा हुआ। बस आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि लाइक और कमेंट के माध्यम से हमारा मोटिवेशन बरकरार रखें और ताबड़तोड़ शेयर करते रहें। ठीक है, आगे देख लेते हैं आज का पहला दमदार और शानदार क्वेश्चन। देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल। कहता है 80 रुपया अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपया में बेचा गया, छूट की दर। बोले सर कमाल है, हलवा है हलवा। 80 रुपया है अंकित मूल्य और बेचा 68 में। भैया कितना कम में बेचा? 12 कम में, यानी छूट कै रुपया के? 12 रुपया के। तो 12 ऊपर और 80 नीचे, परसेंट निकालना है जी, 100 से गुना। काट दो, 20 पचे 100, 20 चौका 80, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, यानी कि कई परसेंट छूट मिला? 15% छूट। टकाटक आंसर हो गया 15% छूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यदि लगे कि और गहराई से बताइए तो जरूर कमेंट करिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अंदर धीरे धीरे स्पीड आ जाए मेरे ही तरह। क्योंकि यदि ये क्या है, कंपटीशन रेस है, यहाँ घोड़ों की दौड़ हो रहा है, गधे बन के दौड़िएगा हार जाएगा। इसलिए साथ चलने का प्रयास करिए, आप में भी कुछ दिन में स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। ऐसे कैसे रह सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। 3 वर्ष पहले थी और वर्तमान आना है तो 3 वर्ष बढ़ना चाहिए, लेकिन उतनी है जितने 3 वर्ष पहले। क्योंकि 3 खिलाड़ियां जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? कमाल करते हैं, नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? देखिए, कह रहा है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले, जबकि बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए 3 वर्ष 11 में, यानी एगो में 3 की वृद्धि होना चाहिए, तो 11 को में 11 33 की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए उतना को उतना इसलिए रह गया क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनका कितना है 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया। जो नए युवा शामिल किए गए उनका नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा? बोले सर आप ही तो बताएं। किसी के प्रतिस्थापित करके जब दूसरा को लाया जाए या किसी के बदले में दूसरा को लाया जाए और कमी हो तो आने वाला जाने वाला से कम होता है, तो यहाँ कमी ना हो रहा है जी। सोचिए कि 3 वर्ष पहले जितना था उतने अभी है, यानी वृद्धि नहीं हुआ। बढ़ना चाहिए 33, लेकिन नहीं बढ़ रहा, यानी कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो क्या करेंगे? नया निकालना है, तो नए विद्यार्थी यानी आने वाला जाने वाला से कम। तो जाने वाला 33 वर्ष के 3 खिलाड़ी था, 33 या 99। इसमें एगो में 3 था, 11 में 33 की कमी हो गया होगा, तभी ना उतने को उतने रह गया। तो -33, अब बटा में निकालना है नया वाला का, तो 3 गो है तो 3 से भाग। 99 में 33 गया 66, 66/3, यानी युवा जो है उनका औसत है 22 वर्ष। टकाटक, इससे सिंपल क्या हो सकता है? एवरेज में टाइप बाय टाइप मैंने आपको सिखाया है, बहुत सिंपल। सोचिए ना कि पहले जो था अभी भी वही है, 3 वर्ष पहले था तो 3 बढ़ना चाहिए, लेकिन वही है, मतलब 3 घट गया। एगो में 3 की कमी, 11 में 11 या 33। तो किसी के बदले में आने से कमी हो तो आने वाला जाने वाला से कम। तो जाने वाला है 33 वर्ष के 3 गो,
33 या 99, उससे कम, कितना कम, एगो में 3 तो 11 या 33 कम आ गया 66 और बटा 3 22। टकाटक आंसर हो गया 22, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ देख लेते हैं धनाधन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। कमाल है। बोले सर ऐसे भी तो लाभ हानि लागत मूल्य पर गणना करते हैं, क्रय मूल्य पर ही गणना करते हैं, ये तो नया चीज आ गया। लागत मूल्य पर 20% जैसी लाभ बोला तो क्रय मूल्य या भैया इसी को बोलते हैं लागत। लागत अपने आप में 100 हो जाएगा और लाभ कितना है, लाभ हो गया 20। लागत 100 लाभ 20 तो विक्रय मूल्य 120 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है लागत 100, चूंकि क्या बोल रहा है लागत मूल्य पर 20% लाभ, तो लागत 100 लाभ 20 तो विक्रय मूल्य 120। तो बोल रहा है ये जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर कई % होगा, तो बोले सर विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, यानी आप विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, लाभ 20 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। जनरली लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन खुद कह दे कि विक्रय मूल्य पर मापिए तो विक्रय मूल्य नीचे, लाभ ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए 20 छके 120, 2 से 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3 यानी 16.2/3%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 16.2/3 दिख रहा है, तो बोले सर ऑप्शन नंबर पहला ही है, ए है 16.2/3%। क्लियर दिख रहा है? दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन ये एकदम मोताबिक कर लीजिए, डेली आपको 30 क्वेश्चन सुबह सुबह उठ के मूड फ्रेश कर लेना है और 10, 20, 50 मित्रों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि आप सभी का सहयोग सर्वोपरि। इसी वजह से मैं क्वालिटी को सुधारने में प्रयास किया हूं और कंटेंट को सुधारने में भी आगे प्रयास करूंगा। आपका सिलेक्शन ही हमारा संकल्प है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहा है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637। देखिए कैलकुलेशन शामिल करने का प्रयास किए हैं। 637 का भाट है, देखिए इसी में निपटा देते हैं इसको। हम सभी जानते हैं कि परसेंट काटेंगे तो बटा में 100 होगा, नो डाउट। परसेंट काटेंगे तो बटा में 100 होगा, नो डाउट। तो जो कट रहा है काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से 30 चौका 120, तो यहाँ 30 हो गया। ये 2 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य कैंसिल। अब करेंगे क्या, तो कुछ नहीं, यहां पर बच गया 30 प्लस 38 चौके, तो 8 चौके 32 के 2 बचा 3, 4 तिया 12, 3 15, 152। अब बराबर ये है 637 का भाट। तो बोले सर का मतलब तो गुना ही होता है, सिर्फ भाट बोला है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोले सर ये हो जाएगा 182। अब बराबर 637 का वाट, तो भाट बराबर क्या हो जाएगा, तो भाट बराबर 182। 637 भाट के साथ का मतलब गुना में है, तो 637 इधर हो गया। अब करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ काटना है। तो देखिए कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को आराम से काट सकता है। ऑप्शन में भी चूंकि 2/7, 1/7, 4/7, 3/7, तो बोले सर निश्चित है कि नीचे वाला 7 से कट ही रहा है। तो कई बार में 7 से कट रहा है, तो बोले सर 7 से ही कट रहा है। 7 नामा 63, 7 नामा 63 और 7 का 7, यानी 71 से ही 7 बार में कट रहा है। सॉरी, ये 91 से, 71 से नहीं बल्कि 91 से, 91 से कई बार में कट रहा है, 7 बार में। देखिए 7 का 7, 7 नामा 63, तो बोले सर 91 से ये भी तो कट रहा है 2 बार में, 91 दूनी 182, यानी हम लोग का आंसर हो गया 2/7। कैसे भी कॉमन सेंस लगा के पता चल ही जाएगा कि किससे कट रहा है, जितना भी जटिल हो। तो हम लोग का आंसर हो गया भैया 2/7। 2/7 दर्शाने वाला कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? तो टकाटक कैलकुलेशन को भी धुआं धुआं कर देंगे। मैं बार बार यही बोलूंगा, आपका साथ चाहिए। मैं आपका 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करने का प्रयास नहीं करता हूं, कम समय में अधिक कंटेंट देने का प्रयास जरूर करता हूं। इस बात से आप राजी हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, उत्साह बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 को लपेटते हैं। आप देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस में धुआं धुआं कर चुके हैं। कह रहा है एक चोर दोपहर 1:30 बजे कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलाकर ले जाता है। 1:30 बजे चोरी किया और भागना शुरू किया। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चलता है, मतलब आप समझिए 1:30 बजे चोरी किया, पता चला 2 बजे, अब 2 बजे उसका पीछा होगा। और कार मालिक एक दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पीछा करता है, तो वह चोर कितने बजे पकड़े जाएगा? जो बच्चे हमारे टाइम डिस्टेंस पढ़े होंगे या टाइम डिस्टेंस का सुपर 30 पढ़े होंगे, कसम से इस क्वेश्चन को तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अभी सिखाते हैं आपको। सोचिए कि 1:30 बजे कार चुराया
और 2 बजे मालिक को पता चला, गैपिंग आधा घंटा कहता, आधा घंटा चोर बैठा रहेगा कि मालिक जी आएंगे बतिया के चाय पानी पी के भागेंगे, ऐसा नहीं ना, वो आधा घंटा भागा होगा। तो बोलिए सर उसका चाल है 1 घंटा में 40, यानी कि मालिक को जब पता चला, जब तक चोर है जो कार को लेके फुर्र हो गया था, कितना कहाँ पहुंच गया था, तो बोलिए सर इसको ये भागा 1:30 बजे, इसको पता चला 2 बजे, यानी आधा घंटा। तो 1 घंटा में चोर भाग सकता है 40, तो आधा घंटा में 20, यानी दोनों के बीच की दूरी हो गया 20 किलोमीटर। कितना दूरी हो गया? 20 किलोमीटर। अब इस गैपिंग को तय करेगा तो मालिक चोर को पकड़ लेगा। बोलिए सर मालिक का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर भाग रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। भागना या पीछा करना के मतलब होता है समान दिशा, और समान दिशा में भैया चाल घटता है, तो चाल घटता है। तो बोल रहा है कि बात चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, यानी कि समय, तो समय बराबर कै बजे से? 2 बजे से, क्योंकि मालिक पीछा कर रहा है 2 बजे से, तो 2 बजे से आ जाइए, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी तो यही है जो बीच का गैपिंग है 20, और चाल समान दिशा में घटेगा, 50 से 40 से 10, यानी 2 घंटे। तो कै बजे से 2 घंटे बाद पकड़ लेगा जी? 2 बजे से। 2 बजे से 2 घंटे बाद, 2 बजे से 2 घंटे बाद। तो बोले सर 2 बजे से 2 घंटे बाद यानी शाम को 4 बजे पकड़ लेगा, 4 बजे पकड़ लेगा जी। ऑप्शन नंबर बी क्लियर, टकाटक है, कहीं पर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, इतना आसान से तो समझ में आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपए में बेचने से मुझे 50% का नुकसान होता है, यदि मैं उसे 1040 में बेचूं तो मुझे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो बोले सर लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, तो पहले क्रय मूल्य तो निकालिए। 950 में बेचे हैं तो 5% का नुकसान हुआ है, यानी 950 की तुलना 95 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। 95 कटा 10 बार में, यानी भैया आपका जो क्रय मूल्य था जो आप खरीदे थे 1000 में, लेकिन अब उसी को आप बेचिएगा 1040 में, 1040 में। तो अनपढ़ो आदमी बता देगा कि यहाँ पर लाभ जो होगा वो कितना होगा? 40 होगा। और लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य 1000 है, गुना 100। चुटकियों में निपटाओ, 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, फाइनली 4% लाभ होना चाहिए। कै परसेंट? 4%। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। इजी से इजी, हार्ड से हार्ड, सभी प्रश्न को इंक्लूड करूंगा, बस आपका सहयोग चाहिए और कुछ नहीं। और सहयोग में लाइक कमेंट, वही तो सबसे बड़ा दौलत है। आप मोटिवेट करते रहते हैं और शेयर करिए, जो बच्चे वंचित है नहीं जान रहे उनको पहुंचाइए। और जो बच्चों को लगता है कि सर हम बेसिकली मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप 499 का कोर्स परचेज कर सकते हैं, या केवल यूथ का सॉल्यूशन के लिए 199, क्योंकि ग्रुप डी के लिए यूथ मैथ का सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी जटिल प्रश्नों का सॉल्यूशन उसमें मैंने दिया है। बाकी तो मैं आपको फ्री में सुपर 30 मैथ, सुपर 30 रीजनिंग और फिर सुपर 50 स्पेशल ग्रुप डी का ला ही रहा हूं, तो यहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं, एक सहयोग राशि के रूप में वहां से आप परचेज कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बढ़िया बात है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? पीक्यू क्रमशः बीसी और सीडी भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 हो तो एपीक्यू, बोलिए सर कमाल का है, क्या बोला है? एबीसीडी पहले तो एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज बना दिए, ए बी सी डी। अब अगला कांड क्या कर रहा है? समांतर पी क्यू क्रमशः बीसी और सीडी भुजाओं के मध्य बिंदु है। बीसी और सीडी भुजाओं के मध्य बिंदु है। बीसी के कौन है? पी, यहां पर कौन है? क्यू। पी क्यू जो है बीसी और सीडी के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 है, वाह, त्रिभुज एबीसी, समझिए क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? 12 है, तो त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल क्या होगा? ये 12 है, तो बोल रहा है त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल क्या होगा? एपीक्यू, एपीक्यू। तो बोले कि सर यहां पे दिया हुआ है शुरू में कि त्रिभुज किसका? यह त्रिभुज एबीसी, एबीसी कितना है? 12। त्रिभुज ए बी सी मतलब ये वाला भाग 12 है, इसको मिलाए मतलब ये विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण। क्या हो गया? विकर्ण। और विकर्ण जो होता है, विकर्ण जो होता है वो चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में खास करके समांतर, तो इसलिए
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 और गुना 2, 12 दूनी 24। अब ये एक थ्योरी पढ़ना है आपको, ज्योमेट्री में बारीकी से मैं आपको बताऊंगा और अभी आप सीख लीजिए कि जब किसी समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, ठीक है ना, तो उसके सम्मुख शीर्ष से बनने वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज APQ बराबर हो जाएगा चतुर्भुज यानी 3/8 गुने चतुर्भुज ABCD। ये ध्यान यहीं पे रखना है। फिर से, जब किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सम्मुख भुजा मिल गया, इसके सम्मुख ही वाला शीर्ष से एक त्रिभुज का निर्माण करे, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 3/8वां भाग होता है। कैमा भाग होता है? 3/8वां भाग होता है, यानी त्रिभुज APQ बराबर पूरा चतुर्भुज का 3/8वां भाग। तो पूरा चतुर्भुज, तब बोलिए सर ई वाला त्रिभुज का भाग दे लेता है ABC का 12, तो ये पूरा हो गया 12 दूनी 24, तो 24 का 3/8वां भाग, 3/8 गुना 24, 8 तिहाई 24, 3 तिया 9। यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कमाल का क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा जाता है और अब तो रेलवे उससे भी भयानक पूछता है ग्रुप D में। ध्यान रखना, कभी भी किसी समांतर चतुर्भुज दो संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सम्मुख शीर्ष के साथ त्रिभुज बनाए, तो त्रिभुज जो होगा पूरा चतुर्भुज का 3/8 होगा, पूरा चतुर्भुज का 3/8 होगा, पूरा चतुर्भुज का 3/8 होगा। माइंड में सेट हो गया होगा, जरूर 2-3 बार आप बना लीजिएगा, बाकी ज्योमेट्री टाइप बाय टाइप में और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहीं पे 3-4 बार बनाना है। देखिए, आप चाहते हैं कि आपके अंदर स्पीड आए, तो तुरंत 2-4 दिन सेट मार के ये मत सोचे कि हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है। लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जब तक एग्जाम ना हो, जब तक आपका जॉब ना हो, आप सेट मारते रहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप बोलिए कि एक मैथ हमारा जाना पहचान है और देखते ही थर थर कांपता है, गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को निपटा देते हैं। त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है और केंद्रक O है, बढ़िया बात है। AO 10 है, तो बोलिए सर माध्यिका से हो ही तो केंद्रक गुजरता है, जैसे ABC है, इसका माध्यिका क्या है? तो माध्यिका जो है AD है और केंद्रक क्या है? तो केंद्रक जो है क्या है? O है। आप जानते हैं केंद्रक को G से भी सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ O बोल दिया है। और आपको एक बात और पता होगा कि केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ऊपर वाला 2, नीचे वाला भाग 1 होता है। बोल रहा AO 10 है तो OD क्या होगा? तो बोले सर जब हम जानिए गए कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो AO जब 10 है तो निश्चित है OD 5 न होगा, क्योंकि 2:1 है, यानी 1:2 है, यानी ऊपर वाला भाग नीचे वाला के दुगना है। तो ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला 5 होगा। आराम से हम लोग का आंसर 5 हो गया। इतना तो आसान है कि केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला 5, तब है ना 5 1 हो गया, 10 उसका दुगना हो गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया OD निकालना है, तो ऑप्शन नंबर C क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, कोण कितनी डिग्री के हैं? बोले सर आप भी क्या बात करते हैं, आप ही तो बताए थे कि संपूरक के मतलब वैसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री, और पूरक के मतलब वैसे कोण जिसका योग 90 डिग्री। तो 180 है और 2:3 में 180 की तुलना 3 2 5 से निकालना क्या है? दोनों कोण। तो एक बार 2 से एक बार 3 से, 5 से 36 5 180, 36 दूनी 72 डिग्री और 36 3 108 डिग्री। कमाल हो गया, इससे आसान कुछ होता है जी? 72 डिग्री 108 डिग्री है, ऑप्शन नंबर C क्लियर है जी। आगे बढ़ जाओ धनाधन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 को निपटा दो। कहता है एक त्रिभुज PQR में RPQ 90 डिग्री है। RPQ मतलब ये जो P जो कोण है ना वो 90 डिग्री है, समझिए। ऐसा बनाइए, PQR बोला है तो P यहां रख लेते हैं, Q यहां, R यहां। ले सर PQR ऐसे काहे नहीं बना है? क्योंकि RPQ यानी P को 90 डिग्री ही रखने बोला है, इसलिए P को हम यहां रखें। PR 6 है, PR क्या है? 6 है सेंटीमीटर। अब PQ 8 है, तो इसको 10 लिखने से किसी में हिम्मत नहीं है कि मना कर दे। पाइथागोरस चाचा याद होंगे, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29, 99.99% इसी का इस्तेमाल होता है। उसी को दुगना तिगुना 4 गुना करें, जैसे 3 4 5 को ही दुगना कर दिया, 6 8 10। पाइथागोरस लग रहा है,
नहीं तो निकालिए ना यहाँ पर। तो बेटा इसके परिवृत्त की त्रिज्या, कमाल का चीज आप सीख रहे हैं, परिवृत्त। तो समकोण त्रिभुज में स्पेशल मैंने आपको पढ़ाया था कि समकोण त्रिभुज, परिवृत्त उसको कहते हैं जो इसके शीर्षों से, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो परिवृत्त का व्यास होता है। तो निश्चित है त्रिज्या जो होगा कर्ण का आधा, यानी समकोण त्रिभुज, जैसे 90 बोला पता चला समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या जो होता है वो कर्ण का आधा। एकदम माइंड में सेट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्ण का आधा, तो बोले सर ये 6 है, 8 है, तो ये 10, तो कर्ण का आधा यानी कि हो गया 10/2 यानी कि 5। हो सकता है मैं भी आपसे पूछ दे कि इसका जो है, आप हमें ये 5 हो गया आंसर, हम लोग का आंसर हो गया, समझिए कि 5। यदि आपसे कोई पूछ दे कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये तो परिवृत्त की त्रिज्या हो गया कर्ण के आधा, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या तो हमेशा याद रखिएगा इस समकोण त्रिभुज स्पेशल के लिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब अंतः त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2। तो लंब प्लस आधार यानी कि 8 + 6 - 10/2, 8 6 14 में से 10 गया 4/2, 4/2 मतलब 2। कहीं पर से कोई डॉट ही नहीं, हमेशा याद रहेगा किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण के आधा और अंतःवृत्त की त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2, कभी नहीं भूलिएगा, माइंड में छप गया होगा। क्लियर? तो यहां पर तो आंसर 5 हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 को निपटा दो। कैलकुलेशन है लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भैया इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो बोले सर इसको लिखना क्या है, इसको हम लिख दीजिए 8 के स्क्वायर लिख दीजिए 64 को, इस पर पावर -1/2 है, रहने दीजिए माइनस 32 को लिख दीजिए -2 पर पावर कितना 5, -2 पर पावर 5 लिख दीजिए, 5 लिख दिए, और उस पर भी पावर क्या है -4/5। कमाल है, डरने कहीं पर से जरूरत ही नहीं। घातांक में हम लोग पढ़े और नहीं पढ़े तो अभी पढ़ा रहे हैं कि पावर पर पावर आपस में गुना होता है, पावर पर पावर आपस में गुना होता है, पावर पर पावर आपस में गुना। तो बोले सर जब गुना होगा 2 से 2 कट जाएगा, गुना होगा 5 से 5 कट जाएगा, चूंकि नीचे है 5, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद देखिए कमाल हो जाएगा, बचेगा 8 पर पावर ऊपर -1 -2 पर पावर ऊपर बचेगा -4। क्लियर है? अब जब पावर माइनस में हो तो उसको उलट देते हैं, किसी भी संख्या को उलटिए तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, तो बदलेगा तो ये हो जाएगा 1/8 पर पावर 1 मतलब 1/8 माइनस, ये हो जाएगा 1/-2 पर पावर -4, सॉरी 4 हो जाएगा, -4 है, लेकिन -2 पर पावर 4 करेंगे तो +16 हो जाएगा, 2 पर पावर 4 16, आई माइनसवा जो है सैमसंग क्या पावर है। तो क्लियर है? क्या है, काले नाव लिखें, इसका होगा 1/8 पर पावर 1 और माइनस 1/-2 पर पावर 4। अब तो क्लियर हुआ, उल्टे तो सिर्फ पावर का चिन्ह बदल गया, बदल दिए तो 1/8 1/8 हो गया, और -2 पर पावर 4 यानी 1/16। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, एलसीएम 16 में 8 से भाग देंगे, 2 1 2 और उधर 1, 2 में से 1 घटा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1/16, ऑप्शन नंबर सी। डरने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करो, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे मैथ उतना ज्यादा डरेगा, डरने की कहीं पर से कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 लपेट दो। यदि x व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बढ़िया बात है, तथा x + 4 व्यक्ति उसी काम को 6 दिन में, तो x का मान क्या है। बोले सर कमाल करते हैं, x व्यक्ति 8 दिन में, अब उसी काम को मतलब बराबर x + 4 व्यक्ति कै दिन में, 6 दिन में, उसी काम को मतलब बराबर, अब काट छाड़ दो, दिक्कत क्या है, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, भैया 4x बराबर इधर 3x और +12, 4x बराबर 3x और +12, ये 3 गुना होगा ना, 3x इधर आके घटेगा, बचेगा x बराबर 12, x का मान 12 हो गया। चुटकियों में निपटाओ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना जी, कोई डाउट नहीं है ना, डाउट रहे तो कमेंट करना, सुधारने का प्रयास करूंगा मैं। आगे बढ़िए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित समीकरण के मूल हैं, हम सभी जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण है। इसका d बराबर होता है b² - 4ac, बचपन में पढ़े होंगे विवेचक। कभी भी मूल काल्पनिक वास्तविक का परिमेय, वास्तविक परिमेय या समान ऐसा पूछे तो इसमें 3 कंडीशन आता है। एक तो आता है d बराबर 0, इसके लिए हो गया ये वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान,
एक होता है डी ग्रेटर देन 0, ये होता है वास्तविक एवं असमान, या आप परिमेय जो भी बोलिए, वास्तविक एवं परिमेय बोलिए, वास्तविक एवं परिमेय। उसके बाद एक आता है डी लेस देन 0, इसका मतलब होता है क्या, काल्पनिक। इसका मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो आ जाइए देख लेते हैं है क्या, पहले डी निकाल लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए हो गया, ई बी हो गया और ई सी, तो बी स्क्वायर यानी -4 के स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 2 और सी कितना है 5, -4 के स्क्वायर 16 और -4 दूनी 8 5 40, 16 में से 40 गया मतलब कि माइनस बच गया 24, -24 यानी कि यहाँ पर डी जो है लेस देन 0 हो गया, माइनस में आ गया मतलब 0 से क्या हो गया, छोटा, और 0 से छोटा डी का मान तो काल्पनिक मान होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया काल्पनिक। क्या हो गया देखिए ना, डी लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक आभासी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम लोग का हो गया, यदि डी बराबर 0 आ जाता तो समान हो जाता, और डी बड़ा आ जाता यानी प्लस में आ जाता तो वास्तविक और परिमेय हो जाता। परिमेय कोई भी संख्या 2 4 5 या 2/3 ये सारे परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर, संख्या वाला वीडियो भी बताएं, सभी संख्या के बारे में शॉर्ट में बताएं, बाकी ग्रुप डी वाला में स्पेशल हम जल्द ही उसमें भी तोड़ तोड़ के सभी को बताऊंगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे हम लोग का हो गया काल्पनिक। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 को लपेट देते हैं। यहाँ भी एडवांस मैथ का ही छोटा छोटा टॉपिक, सिंपल टॉपिक है, बाकी धीरे धीरे लेवल तो बढ़ते ही जाएगा। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बोले सर इसमें कुछ नहीं करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। 3 दूनी 6, 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, चुटकियों में निपटा है। आगे बढ़ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। किसी आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सभी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई में 50 वृद्धि, लंबाई में क्या हुआ है, तो बोले सर लंबाई में 50 हुआ है वृद्धि, और चौड़ाई में क्या बोल रहा है, चौड़ाई में हुआ है 20 कमी। जब दोनों वृद्धि हो तो x + y + xy/100 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 50, माइनस में है तो -20 प्लस माइनस 50 गुना 20/100। क्लियर है, यहाँ पर कहीं पर से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब चल दीजिए, कैलकुलेशन करिए, आपके हाथ में कर दीजिए। 50 में से 20 गया 30, 2 शून्य खत्म, 5 दूनी 10 -10, 30 में से 10 गया 20 प्लस में आया मतलब क्षेत्रफल में 20% वृद्धि, यदि माइनस में आता तो कमी, तो 20% वृद्धि यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी लंबाई में 50% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी, तो पूरे क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ जी, ठीक है, टकाटक है। आगे बढ़ते हैं, आज ऑप्शन नंबर 16 को निपटा देते हैं। बड़ा ही सिंपल है, रेलगाड़ी का, और रेलगाड़ी टाइम डिस्टेंस का एक पार्ट से थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा, किसी पोल, किसी सिग्नल, आपको, हमको, ब्रिज को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। लेकिन वही ट्रेन किसी पुल, किसी सुरंग, किसी गुफा या दूसरे ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करते हुए दोनों की लंबाई झुकता है। बाकी तो वही काम कर रहा है। 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 140 मीटर पुल को पार कर रही है, 45 की चाल से, तो समय, लॉलीपॉप क्वेश्चन, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी 110 है, 140 250 बटा चाल 45, लेकिन ये किलोमीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से। क्लियर, काट दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18। अब बोलिए सर 5 × 25 से तो ये 10 बार में कट रहा है, 25 × 250, ये 2 ऊपर जाके उलट के गुना होगा, 10 दूनी 20, यानी कई सेकंड में पार कर जाएगा, 20 सेकंड में, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन भी फास्ट लेके ही चलना है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे, देख लो क्वेश्चन नंबर 17 निपटा दो, सिंपल कैलकुलेशन है। तिरछा गुना होगा रूट भाट बराबर हो जाएगा 76, 19 चौके 76। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भाट का मान, तो भाट निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 76 के स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट खत्म, इधर 76 के स्क्वायर, 76 के स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए बहुत सिंपल तरीका बताएं, 2 अंकों का स्क्वायर, 100 के आसपास भी स्क्वायर बताएं। 2 अंकों के स्क्वायर, पहले इकाई अंक का स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36 के 6 बचा 3, उसके बाद सभी अंकों का गुना, 6 से 42 दूनी 84 और 3 बचा 87 के 7 बचा कितना 8, उसके बाद 7 के स्क्वायर 49 और 8 57, यानी हम लोग का आंसर होगा वाट के स्थान पे 57 76। बोले ना कि बेसिकली
1 से 2 दिन के अंदर बेसिकली अभी लाइव आए चाहे, लेकिन 8 बजे रात को आपको स्पेशल ग्रुप डी बताएंगे जिसमें ये सब चीज आपको सिखाएंगे। कैलकुलेशन भी, भले हमारा 1 सप्ताह केवल कैलकुलेशन को कंप्लीट करने में लगे, लेकिन कैलकुलेशन मोस्ट है किसके लिए? ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। घुमा घुमा के पूछेगा, इसलिए दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पूरा प्लानिंग और कंटेंट की तैयारी चल रही है, बस आप लगातार अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करते रहें। क्लियर है? तो यहाँ पे हो गया आंसर हम लोग का। आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 18। बोले सर वाट का मान निकालना, वाट का मतलब है कि उसका मान निकालना, तो दिक्कत क्या है? तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, सिंपल तो है, इससे आसान क्या हो सकता है? ऐसा करते हैं कि दशमलव इधर भी है, दशमलव इधर भी, चलो भाट बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 0.00 और 04 बटा 0.8। कमाल है, कमाल है। यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 4 अंक बना देते हैं। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, फाइनली जानते हैं क्या बचा? 4 बटा 8 पर 3 शून्य। अब देखिए कैसे आंसर आएगा। पहले तो हम 8 से भाग दे लेते हैं। किससे भाग दे लेते हैं? पहले 8 से, ही 3 को शून्य रहे थे, 8 से जब हम 4 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.5। नो डाउट 0 पॉइंट, पहले तो 0 बार लगाएंगे, फिर 0 बैठेगा तो 8 5 40, 0.5। लेकिन ये 3 को सुनना है तो 3 अंक के बाद और दशमलव बढ़ेगा तो 0.0005, यानी 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 0.0005। ऐसा है जी। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है ए। क्लियर हो गया? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि 0.7359 में 3 के स्थानीय मान। अभी तक स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते थे? जैसे कि 73 59 का केवल स्थानीय मान पूछता तो 3 लिख देते, इसके राइट में जय अंक है उतना सुनना। यहाँ 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300, लेकिन 3 का जातीय मान 3 होगा। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू वो अंक ही होता है, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो अंक लिख दिया और राइट में जाएगा। तो जनरली ऐसा हम लोग बचपन में पढ़े, लेकिन दशमलव वाला का नहीं पढ़े। इसका कैसे निकाले? तो यहाँ पर भी 3 होगा, लेकिन यहाँ बटा में होगा। अब बटा में ई देखिए कि दशमलव के बाद कैमा अंक पर है। दशमलव के बाद इधर देखिएगा, इधर से नहीं गिरिए, तो 1 2 तीसरा अंक पर है। कैमा अंक पर है? तीसरा अंक पर है। तो 1 पर कै शून्य होगा? 3 शून्य। 1 पर कै शून्य होगा? 3 शून्य। तो यानी हो गया 3 बटा 1000, 3 बटा 1000। क्लियर है? यानी हम लोग का यहाँ पर 3 का स्थानीय मान हो गया 3 बटा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 को निपटा दो। देखिए कैलकुलेशन जानबूझ के ज्यादा एंट्री किया गया और आगे और कैलकुलेशन जटिल जटिल देंगे। √3 का मान दिया हुआ और 1/√3 पूछ रहा है, तो बोले सर 1/√3, यहाँ पे √3 का मान रखिएगा तो फंस जाइएगा। पहले हम लोग √3 ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ऊपर √3 और नीचे 3। अब √3 का मान रख दीजिए 1.732 और नीचे 3 है, 3 से भागा दीजिए। भागा दीजिएगा तो 5 तिया 15, यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा। बचा कितना? 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 23, तो 7 या 21 बच गया कितना? 2, तो फिर 7 या 21। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट तो 3 अंक के बाद दशमलव 0 रहने देते हैं। एक और बच जाएगा, लेकिन इतने में आंसर आइए गया 0.577, ऑप्शन नंबर सी। यानी पहले √3 का मान नीचे रख देंगे तो और ऊपर नीचे काट छाट करना पड़ेगा, फंस जाइएगा। हम ऊपर नीचे √3 से गुना किया, ऊपर √3 नीचे 3, √3 का मान रख के 3 से भाग, आंसर आ गया। फटाफट ऑप्शन से मिला लिया। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 को लपेट दो। 192 मीटर लंबी छड़ से 3.2 मीटर लंबे कितने टुकड़े काट सकते हैं? काटना मतलब विभाजित करना, यानी भाग दे दो फटाक से। 192 में कितना से? 3.2 से भाग दे दो। पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 जाएगा। काटो, इस 16 से 12 बार में, इस 16 से 2 बार में, इस 2 से 6 बार में। बोले सर 32 से 6 बार में डायरेक्ट नहीं करता? जरूर करता। 6 गुना 10 60, यानी 192 से 3.3 मीटर के 3.2 मीटर के 60 टुकड़ा कटेगा। कै टुकड़ा? 60 टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं, चलो देख लो। देख लो क्वेश्चन नंबर 22 को लपेटो। एक आयताकार कमरे की लंबाई 4 मीटर है। यदि इस कमरे को 2 बराबर वर्गाकार कमरों में बांटा जा सकता है तो नए कमरों में प्रत्येक कमरा की लंबाई मीटर में क्या होगा? बोले सर कमाल कर रहे हैं आप। पहली बात तो ये है कि एक आयताकार कमरा है,
एक आयताकार कमरा की लंबाई कितना है? तो बोले सर आयताकार कमरा की लंबाई है 4, लंबाई है 4। यदि इस कमरे को 2 बराबर वर्गाकार कमरों में बांटा जा सकता है तो नए कमरों में प्रत्येक कमरा की लंबाई, तो बोले सर इसको 2 बराबर भागों में बांटना है वर्गाकार में, तो एक ही उपाय नहीं इसका है जी कि इसको 20 से बांट दीजिए तो ये 2 होगा। इसका मतलब इसका चौड़ाई ऑलरेडी पहले से 2 होगा, तभी नहीं वर्ग संभव है, नहीं तो वर्ग संभव है ही नहीं। तो 4 को वर्ग में बांटना है, 4 आयताकार जो कमरा है उसका लंबाई सिर्फ दिया, 4 चौड़ाई नहीं दिया, लेकिन इसको 2 बराबर वर्गाकार में बांटना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? 2 दोनों को कर सकते हैं। और कोई उपाय है तो 2 करेंगे तो वर्ग की लंबाई कितना हो जाएगा? 2। इससे भी आसान कोई आंसर होता है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? और कोई उपाय भी नहीं है 4 को बराबर 2 भागों में बांटना। बोले सर चौड़ाई तो दिया हुआ ही नहीं, तो क्या दिक्कत है चौड़ाई? क्योंकि जैसे ही हम 2 भागों में बांटेंगे तो इसका चौड़ाई भी ऑलरेडी 2 ही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 लपेट दो। क्रमशः, क्या क्रमशः? देखते हैं क्या है क्रमशः। 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर आकार के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। बोलिए सर आप भी क्या बात करते हैं, आप ही तो बताए थे कि एल, बी और एच जब दिया रहे, सभी का मैराथन क्लास दे चुका हूं जी। 22, 12, 7.5। जो नए बच्चे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, नीचे आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखा हुआ है, गोल वाला लोगो दबाएं, ऊपर प्लेलिस्ट आएगा। बहुत कुछ पढ़ा रखे हैं जिससे आप ग्रुप डी में धुआं उड़ा सकते हैं। इधर तो मैं करवा ही रहा हूं, जरूर आप चेक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं घनाभ का क्या होता है, 2 × LB प्लस BH और प्लस LH, नो डाउट। तो अब मान रख दीजिए 2 × LB तो 12 × 22 है ना होगा जी। तो 22 दूनी 44 के 4 या 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24, 2 26, 264 होगा। प्लस BH, तो BH इसको गुना कर देते हैं, तो 12 को 7.5 से गुना कर रहे हैं, जरा ध्यान से गुना करिएगा। 12 7 84 होता है, फिर 12 को 0.5 से गुना करिए तो 6 होगा, यानी 90 होगा। 12 × 7.5 90। प्लस LH, तो 22 × 7.5, 22 7 154 होता है। देखिए डायरेक्ट 7.5 से करें, 22 7 154 होता है, 22 को 0.5 से करिए तो 11, 11 और 154 करिएगा तो 165 होगा, जोड़िएगा तो 165। क्लियर हो गया? तो पहले क्या किए, LB, BH, LH, बाकी गुना तो आप कैसे भी कर सकते हैं, समय बचाना है। अब क्या करें, तो बोल रहा है क्या, अब क्या करना है, इसको जोड़ के 2 से गुना करना है। आप जोड़ के 2 से गुना करना है, जितना भी जोड़ के आएगा उसको 2 से गुना करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा, इतना तो आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को लपेट दो एकदम। सरद किसी दूरी की आधी को 4, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन। हालांकि इतना भी VBI नहीं है कि आप इसको उठा के पटक नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम डिस्टेंस में ना बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मैं बताया हूं टाइप 3 में, हम अपने असाइनमेंट वाले टाइप 3 में बहुत सारे क्वेश्चन, पूरा ऐसा ही क्वेश्चन उसमें ही भी शामिल था। कहता है सरद किसी दूरी के आधी को 4 की चाल से, मतलब यहां सरद शुरू किया, आधी चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष जो आधी बचा, आधी चला तो अब आधी है ना बचेगा जी, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। पूरा दूरी तय करने में लगा है 42 मिनट। क्या मिनट? 42 मिनट। तो बोल रहा है कुल मिला के 42 मिनट लगे हो, तो दूरी लगभग कितनी? अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं ज़्यादा दिमाग लगा के, जबकि इतना आसान है कि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। बोले अक्सर 4 गुना समय होता है, ये तो हमें पता है। चलो समय 42 मिनट, किलोमीटर में हम इसको 60 भी कर दिए, लेकिन अब चाल हम कौन लें, क्या 4 लें और कि 5 लें? तो मैं आपको बता दूं, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, लेकिन एक से अधिक चाल हो तो वहां चाल ना होकर औसत चाल होता है। और जब 2 बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल 2xy बटा x + y। तो यहां पर हो जाएगा 2x मतलब 4, अब y कितना 5 बटा x + y, 5 4 9। काट दीजिए, फटाफट काटिए, धड़ाधड़ काट दीजिए। काटेंगे तो यहाँ पे चलो काट ही देते हैं, हो जाएगा 3 तिहाई 9, 14 तिहाई 42 और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 हो गया। अब तो कुछ करने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये हो गया 14 दूनी 28, देखिए जी, ये 14 ये 2, 14 दूनी 28 और नीचे 3 तिहाई 9, तो 9 तिहाई 27, बच गया 1, तो फिर हो जाएगा 0 बैठाएंगे तो 3.1 तो ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन लगभग में 3 दिया है।
लगभग में कितना दिया है, 3 दिया है। क्लियर है, तो 3 किलोमीटर ही हम लोग आंसर मारेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। ये हूबहू सेम क्वेश्चन हम अपने असाइनमेंट में भी सम्मिलित किए हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 लपेट दो। दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, मतलब यहाँ काम कर रहा है। रामू से अकेला 12 दिन में, तो दोनों मिलकर बोले सर चुटकियों में निपटाएंगे। दिलीप है, राम है, भैया समय कितना लिया है, 9 दिन लिया है, इसको हम ऊपर वाला को नहीं काटेंगे। अभी लिया है 12 दिन, बोले सर समय को उल्टा क्षमता होता है। क्षमता कितना, 12 इधर 9 इधर, दोगो में उलटना आसान है, तो 12 इधर, 3 से 4 तिया 12, 3 तिहाई 9। किसी एक को लेके 36, किसी एक को लेके चलिए 36, निकालना है दोनों मिल के, तो 4 3 7, 7 के क्षमता से डी, यानी डी बराबर हो जाएगा 36/7। ऐसे आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो भागा देंगे तो 7 5 35, बचेगा 1। 5.1/7, कहीं पर से डॉट की कोई जरूरत ही नहीं है, 5.1/7 है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 25 क्वेश्चन को तो दौड़ा दौड़ा मारे, 5 क्वेश्चन और है उसको भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, और लास्ट में तो और एडवांस वाला ही बचेगा, तो और मजा आएगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 26, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। मैक्सिमम टीचर भी इसे लंबा करेंगे, मैक्सिमम बच्चे भी फंस जाएंगे, गारंटी है फंसेंगे। लेकिन जो बच्चे हमसे असाइनमेंट से, हमारे असाइनमेंट से जो 0 से हमें एडवांस सिखा रहे हैं, टाइप 6 स्पेशल पढ़ाए हैं, एप्लीकेशन पे जो देख रहे होंगे, एकदम डायरेक्ट बताए थे कि जब सभी के सभी ऑप्शन संख्यात्मक हो, देखिए या सीधे बोले कि इसका संख्यात्मक मान निकाले, तो 2 ही तरीका है, केवल साइन और कॉस रहे तो थीटा का मान 0 नहीं तो 90 पुट करिए, उसके अलावा कोई तीसरा एंट्री मार दिया त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, कॉट tan cosec sec, तो थीटा का मान 45 पुट करिए, 100% गारंटी है सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस साइन तो है, इसके अलावा और भी शामिल है, तो सीधे थीटा बराबर 45 पुट करेंगे, आंसर टक मारेंगे। और ऐसा 22 प्रश्न बताए हैं टाइप 6 में, तो जो नहीं पढ़ रहे हैं एडवांस परचेज करके जरूर पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो 499 का कोर्स परचेज कर लेंगे उनको तो 1 साल के लिए मैथ रीजनिंग के लिए सोचना ही नहीं है। अर्थमेटिक, बेसिक, आपको एडवांस, किरण का सॉल्यूशन, यूथ का सॉल्यूशन, रीजनिंग यूथ का, सब आपको मिल रहा है मात्र 499 में। अभी भी मौका, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या आप प्ले स्टोर पे लिखे आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वहां से परचेज कर सकते हैं। बोले सर करें तो क्या करना, क्या है बता ही दिए ना, 45 पुट करिए, केवल साइन कॉस रहे तो 0 नहीं तो 90, और उसके अलावा कोई है तो 45 पुट करिए, आंसर आएगा। अब इतना नहीं मालूम रहा है कि सेक 45 का मान क्या होता है, तो फिर फायदा क्या है। सेक 45 का मान होता है भैया √2, कॉस 45 का 1/√2, कॉसेक 45 का √2 और साइन 45 का 1/√2। होगा ये क्वेश्चन भी उसमें शामिल किया हम, tan 45 1 और ये भी 1। अब जरा यहाँ पे इसको लाते हैं, √2 में से 1/√2 घटाएंगे, एलसीएम √2 गुना √2 2 में से गया 1/√2 गुना, यहाँ भी √2 गुना √2 2 में से गया 1 और फिर गुना 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। अब सोचिए 1/√2 गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 गुना √2 2 और गुना 2 से 2 कट गया भैया, हम लोग का आंसर हो गया 1। इससे आसान कोई आंसर होता है जी। पूरा एडवांस को भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आपका साथ चाहिए, लगातार बने रहिए। माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा देना है, लेकिन जाने नहीं देना है। याद रखिए, अभी मेहनत करिए, अपना टाइम आएगा, और नहीं आया तो साले को घसीट के लाएंगे, जरूर लाएंगे, नहीं कैसे आएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दिए गए चित्र में यदि AB पैरेलल CD और C पैरेलल ED हो तो X का मान क्या होगा। वाह, AB पैरेलल CD तो है, क्या बोल रहा है, AB पैरेलल CD तो है, और क्या बोल रहा है, C पैरेलल है, C लंब ED है, CE लंब है ED। समझिए C जो है लंब है किस पर, ED पर। पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल, और ये वाला जो है लंब है किस पर, ED पर लंब है, यहां पर दर्शा भी दिया 90 डिग्री। तो X का मान मतलब E वाला क्या होगा। बोले सर आप भी कमाल करते हैं, मैं पूरा जियोमेट्री 0 से तो नहीं, लेकिन जितना मैं जियोमेट्री पढ़ा दिया हूं मास्टर वीडियो, अब प्लेलिस्ट देखिए एडवांस वाला, एंगल एंड लाइंस करके, उसके बाद ट्रायंगल करके, फिर ट्रायंगल का एक और पार्ट्स, फिर क्वाड्रिलेटरल ब्रीथ करके 90% क्वेश्चन पे आप तांडव कर सकते हैं उतना में, लेकिन पढ़वे नहीं करिएगा
तो फिर फायदा क्या है? उतना के भी आप देखिए इस सब ज्योमेट्री को दौड़ा दौड़ा मारिएगा। दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण बराबर, मतलब ये वाला 37 तो ये वाला भी 37। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 90 है और 37 है, तो ये कितना हो गए? तो बोले सर 90 हो गया ये वाला, तो ये दोनों जोड़ के 90 होगा तबे ना 180 होगा, तो ये 37 है, तो इसको कितना ले? तो बोले सर इसको 53 लीजिए। अब 53 लीजिए जी, 53 और 37 जोड़ के 90 और 90 और 90 180। पता चला कुछ? दो पैरेलल रेखा को एक तिरछेदी रेखा काटे, एकांतर कोण बराबर, 37 तो यो 37 पूरा जोड़ के 180 लाना, 90 37 तो 53 हो जाएगा। 53 है आपका ऑप्शन नंबर है, इससे आसान क्या हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। पी और पीबी का बाह बिंदु पी से ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची गई। दो स्पर्श रेखाएं हैं, समझिए। जब फिगर नहीं रहता है तब और सोचना पड़ जाता। कहता पी और पीबी का बाह बिंदु पी से ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, तो तुरंत फिगर माइंड में आएगा कि सर यहां पर एक वृत्त ले लीजिए, यहां एक बिंदु पी ले लीजिए और पी से एगो पी ए खींच दीजिए और एगो पीबी खींच दीजिए। ऐसा वाला भी स्पेशल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वृत्त वाला में। स्पेशल कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, एक बार देखिए तो सही। क्या बताए थे कि किसी एक बाह बिंदु से किसी वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों आपस में बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए ए तथा बी स्पर्श के बिंदु है, चलो ए तथा बी स्पर्श के बिंदु है, इसीलिए तो हमें यहां तक खींचे बिंदु है। तो चतुर्भुज ओ ए बी पी अवश्य होगा। मतलब ओ ए बी पी कैसा होगा? एक आयत होगा, एक समचतुर्भुज, एक वर्ग, एक वृत्तीय। एक वृत्तीय उसको कहते हैं जो चक्रीय होता है, और चक्रीय के आमने सामने का योग 180 होता है। तो देख लेते हैं, यदि यहाँ पे केंद्र ओ है तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। तो बोले सर ये भी तो आमने सामने के कोण हो गया, चूंकि ये लंब हो गया मतलब 90 और ये भी क्या हो गया 90, तो आमने सामने के योग हो ही गया जोड़ के 180 डिग्री, ठीक है ना। कहीं पर भी केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचेंगे लंब होता है, तो 90 90 180, तो कन्फर्म है ये दोनों जोड़ के 180 होगा। बोले काहे सर? काहे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है जी, चतुर्भुज ओ ए पी बी, तो निश्चित है चारों कोनों का जो योग होता है 360 होता है। 360 में यही दोनों जोड़ के 180, तो यह दोनों जोड़ के 180, और जब आमने सामने के कोण जोड़ के 180 डिग्री हो तो वही होता है चक्रीय चतुर्भुज। उसी को कहते हैं एक वृत्तीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिस चतुर्भुज के चारों ओर से एक वृत्त गुजरे, मतलब एक वृत्त के अंदर एक वृत्तीय चतुर्भुज। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? कैसा भी क्वेश्चन हो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आप हिम्मत तो रखिए। आप 2 कदम चलने का हिम्मत करिए, हम 4 कदम आपको बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 29। बड़ा ही सिंपल है लेकिन समझना है। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। केंद्रक किसको कहते हैं? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के बारे में बताया आपको, अंतः केंद्र के बारे में बताया आपको, परिकेंद्र के बारे में बताया कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं? जो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, माध्यिका। तो बड़ा एबीसी का केंद्रक जी है। यदि ए जी बी जी बराबर हो, समझिए यहां पर मान लिया जाए जी है, ये केंद्रक है जी, तो यहां पर हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि ए जी और बी जी बराबर होता, सी जी भी तो बराबर हो जाएगा। जब ये 2 को बराबर तो तीसरा भी ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिंदु है ये दोनों के बराबर है, तो इसका भी कंफर्म है कि बराबर ही होगा, इसकी गारंटी। जब बराबर हो जाए तो बोल रहा है कोण बी जी सी। अब देखिए क्या पूछ रहा है? कोण बी जी सी, इसका मतलब आप समझते हैं बी जी सी मतलब ई वाला कोण, या पूछे ए जी बी ई वाला कोण, या ए जी सी ई वाला कोण। तो बोले सर पूरा 360 होता है, तो जब बराबर है तो तीनों 120 हो जाएगा। यार हम कोई डाउट है जी? कोई डाउट नहीं है। 360 को 3 बराबर भागों में बांटिए ना, जब यो बराबर ई बराबर तीनों बराबर, तो निश्चित है यो दोनों ऑलरेडी बराबर, यो वाला तीनों कोण आपस में बराबर। तो पूरा राउंड 360 को 3 बराबर भागों में बांटो, 120। तो कोई पूछता बीजीसी पूछे, एजीबी पूछे या एजीसी पूछे, 120 से होगा। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कमाल का सेट, कमाल का, और मजा आएगा और स्पीड से दौड़ाएंगे। बस अब बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और आज के इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में 5 एडवांस ही रहेगा, बाकी बीच में भी 5-6 एडवांस रहेगा और कैलकुलेशन ज्यादा इंक्लूड करूंगा। निम्न चित्र में यदि OA 10 है, वाह क्या बात है, OA क्या है 10 है,
और AC क्या है 16 है, तो भैया AC 16 है, तो ये 8 है ना होगा जी, क्योंकि केंद्र से किसी जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये 8, ये भी 8। अब ई बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जैसी बना पाइथागोरस चाचा याद आ गया क्या कि ई 10 है, अब ये 8 है भैया, तो ये 6 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बोल रहा है ओ बी अवश्य होगा, तो कितना होगा 6 होगा, 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चुटकियों में निपटाने वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग फिगर देख के डरते हैं, लेकिन अब डरना नहीं, आज तक डर लिए तो डर लिए। मैं फिर से बोलूंगा कि आपके जानकारी में जो भी बच्चे हैं उन सभी को शेयर करें, धड़ाधड़ शेयर करें, और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से सिलसिलेवार ढंग से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे मैं इतना कुछ डाल रखा हूं कि प्लेलिस्ट देख के सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का एनटीपीसी में धुआं करके आए हैं, आप भी ग्रुप डी में भी हिला दीजिएगा, और एनटीपीसी में भी जो अभी एग्जाम नहीं हुआ है धुआं कर दीजिएगा। लगातार आप 10 कदम वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डेली सुपर 30 देखिए, और हमें उत्साहित करिए लाइक कमेंट के माध्यम से, ताकि और बेस्ट कंटेंट दे सकें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।